नमस्कार। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी सिलेबस के बारे में जानना। तो आज हम यूपीएससी सिलेबस के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि यूपीएससी सिलेबस कैसे देखें और कहाँ से कैसे अच्छे से समझें। तो देखो, दो ही हमारे पास ऑप्शन है। पहला है बुक, जो कि एक दृष्टि की बुक आती है वो, और दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पीडीएफ। यूपीएससी की वेबसाइट पर भी हमें पीडीएफ मिल जाती है, लेकिन वो जो पीडीएफ है उसमें बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते। तो उसके लिए मैंने आपको एक अच्छी सी पीडीएफ तैयार कर रखी है। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो सिलेबस हमें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बार बार सिलेबस को देखना, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो हमें ये समझ आए कि हाँ, ये वाला सब्जेक्ट जो है हमारी कौन से एग्ज़ाम से संबंधित है, ये कौन से पेपर में हमारे आने वाला है। तो चलिए, आज के हम वीडियो में बिल्कुल विस्तार से अच्छे से वर्ड टू वर्ड आपको समझाने वाले हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखो, आज हम जानने वाले हैं सबसे पहले हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में जानने वाले हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स में आपको पता ही होगा दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है GS1 और दूसरा CSET का पेपर होता है। तो जो हमारा फर्स्ट मीटिंग में GS1 का पेपर होता है उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं इस बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम CSET के बारे में जानेंगे, यानी CSET में कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो हम जानेंगे। तो देखो, यहाँ पहले ही पढ़ सकते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स का जो GS1 का एग्ज़ाम है, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखो, यहाँ पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, पहला क्या मतलब, जो हमारी जो जितने भी सब्जेक्ट है इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। पहला है वर्तमान घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान में जो भी घटनाएं हुई होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हुई होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे सरकारी समाचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। इसकी जो मंथली मैगजीन या वीकली मैगजीन भी आती हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इतिहास या हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि हमारी जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों जो पार्ट हैं हिस्ट्री के, तीनों से ही यहाँ प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो आपको तीनों ही कवर करनी है, हमारी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और साथ ही साथ इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके विभिन्न चरणों से महत्वपूर्ण घटनाओं की भी जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह जो है उसके बारे में भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जैसे कि ब्रिटिश राज्य जो रहा, ब्रिटिश शासन जब रहा उसके बारे में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब जो तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ, वो है भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, यानी कि इसमें दोनों पूछे जाते हैं, भारत का भी और विश्व का भी। इसमें भी भूगोल की जो 3 पार्ट हैं, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीनों इसमें पूछे जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भारत की प्रमुख नदियाँ, पर्वत, खनिज संसाधन वगैरह, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, और यही सब प्रीलिम्स में आता है। ठीक, जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है वो है भारतीय शासन, भारतीय राजनीति और शासन। यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भारतीय संविधान, केंद्रीय और राज्य सरकारें, उनकी संरचनाएं और कार्य जिम्मेदारी वगैरह। पंचायती राज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सार्वजनिक नीतियाँ और अधिकारों से संबंधित मुद्दे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो हमारे दो से तीन जो सब्जेक्ट हैं, जैसा कि हिस्ट्री, यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री। ठीक, और जो हमारा भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल, पॉलिटी। ठीक, और जो 5वां जो हमारा है इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे मतलब जो 3 से 4 सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताए, यानी पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट से कम हर वर्ष 10 से 15% आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमी। उसके बाद जो हमारा छठा सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। ये जो 4 से 5 सब्जेक्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको पढ़ना है। लेकिन पॉलिटिकली आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या पॉपुलर बुक है M लक्ष्मीकांत, देख सकते हैं फ़ोटो, ये पढ़ लीजिए, काफ़ी है। और भारतीय शासन के लिए एक बुक और आती है, वो भी मैं आपको यहाँ इमेज दिखा दूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान।
इसे भी आप देख सकते हैं। हाँ, जो भी चीज़ है जैसे कि जो हमारे साइंस के भाग हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों आते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अगर इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो जीव विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जीव विज्ञान की लगभग ट्वेल्थ की अगर बुक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, जीव विज्ञान में। अब देखो प्रीलिम्स का जो हमारा दूसरा एग्ज़ाम है वो है सीसेट, यानी यहाँ आप देख सकते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट। तो ये जो हमारा पेपर है क्वालिफाइंग है, बस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये जो हमारा पेपर है ये उम्मीदवारों की यानी कि जो एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं उनकी मानसिक योग्यता का परीक्षण करता है, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो हम अभी देख रहे हैं, वो इस प्रकार हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पहला सब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अंतर्व्यक्तित्व कौशल। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है तार्किक तर्कशक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक। चौथा जो सब्जेक्ट है निर्णय लेने और समस्या समाधान, यानी कि हमें डिसीजन लेना है कोई भी परिस्थिति में, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक। पांचवा जो है हमारा सामान्य मानसिक क्षमता जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक। इसमें बुनियादी गणित आती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं बुनियादी गणित, गणना, अनुपात, प्रतिशत, औसत इत्यादि, ठीक। उसके बाद हमारी बुनियादी अंकगणित में भी जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 10 तक की गणित इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आप कक्षा 10 तक की गणित अच्छे से पढ़ लेते हैं, कक्षा 10 तक की गणित अच्छे से पढ़ लेते तो आप समझ लीजिए सीसेट में अच्छे से मतलब पास हो जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 33% लाना होता है, यानी कि 66 अंक लाने होते हैं 200 में से, ठीक है। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारा जो प्रीलिम्स का GS 1 का है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, ठीक है, और उसमें हमें लाने कितने अनिवार्य हैं, ये सब हमें भी लास्ट में जानने वाले हैं। तो वीडियो तक बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देखो यहाँ आपको संख्या प्रणाली, पूर्णांक, भिन्न, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। हमारा इसमें जो 7वां सब्जेक्ट है वो डेटा व्याख्या, इसमें चार्ट, ग्राफ इत्यादि की तालिकाओं के माध्यम से जानकारी को समझना, यानी कि इसमें एक आपको चार्ट या ग्राफ टाइप का मिलेगा, उसमें आपको और इनके माध्यम से ही आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। यहाँ डेटा की तुलना और उसका विश्लेषण करने की क्षमता इत्यादि, ठीक। अब देखो यहाँ जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, नोट, ठीक। यहाँ अब देखो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो क्या है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाइंग वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर 1 के अंक मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए गिने जाते हैं, यानी कि यहाँ जो हमारा GS 1 का जो पेपर है यानी प्रीलिम्स का जो पेपर GS 1 है उसके माध्यम से ही हम मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम GS 1 में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे पेपर की बात करें सीसेट का, तो ये एक योग्यता परीक्षा है, यानी कि इसमें हमें न्यूनतम देख सकते हैं हम न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ अगर 66 नंबर ले आते हैं आप यहाँ पास हो जाएंगे। इसके जो नंबर हैं वो हमारे मेंस में नहीं, मतलब मेंस में जाने के लिए नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। जो हमारी कट ऑफ तय होती है वो हमारे पेपर 1 से तय होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने अंक का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पेपर 1 जो है, देख सकते हैं यहाँ पर पेपर 1 इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, यानी कि जो हमारा टोटल नंबर होते हैं वो 200 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो नेगेटिव मार्किंग यहाँ क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर यहाँ पहले लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग, हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाते हैं, यानी कि 0.66 अंक। अगर देखो मान लो कि आपने 1% ठीक करा, ठीक, 1% ठीक करा, आपको 2 नंबर मिले, ठीक। अगला प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो इस 2 नंबर में से जो आपने सही करा था उसमें से 0.66 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि अब यहाँ आपके जो सही करा आपने प्रश्न उसके 1.34 अंक बचे, ठीक है। ये यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग कुछ इस प्रकार है, तो ये आपको याद रखनी है। इसी के चलते, नेगेटिव मार्किंग के चलते ही बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, ठीक। अब अगला जो हमारा पेपर है सीसेट का, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है,
मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पेपर है इसमें कुल 80% होते हैं और जो GS बनगा उसमें 100 होते हैं, जैसा कि भी मैंने दिखाया। और इसमें प्रत्येक प्रश्न का अंक 2.5 अंक होता है, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है, कुल अंक 200 होते हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि इसमें प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पर 0.83 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। ये बात भी यहाँ आपको याद रखनी है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसे बस सिर्फ पास करना है, केवल इसमें 33% लाना है हमें, यानी कि 66 अंक। यहाँ आप देख सकते हैं हमें केवल 66 अंक लाना अनिवार्य है 200 में से। अगर आप 200 में से 66 अंक ले आते हैं तो आप इस पेपर में पास हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। जो हमारा पेपर 1 है यानी कि GS 1, इससे ही हमारी कट ऑफ तय होती है। और हर साल UPSC के द्वारा ही कट ऑफ तय करी जाती है। यानी कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर जनरल की कट ऑफ 80 आई है, जनरल कैटेगरी की, तो आपको 80 लाना अनिवार्य है, ठीक है। 80 से नीचे आते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे, 80 से ऊपर आते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कुछ कट ऑफ इस प्रकार है। अगर देखो मैं यहाँ फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ सालों की कट ऑफ रही है, आप देख सकते हैं। अगर हम समय की बात करें तो दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे हमें दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे एक का समय मिलता है। आप एक पेपर 2 घंटे में करना होता है हमें, ठीक है। एक पेपर को 2 घंटे में करना होता है, ठीक। अगर अब देखो, अब बात करते हैं हम मेंस के सिलेबस की। तो मेंस के सिलेबस की बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। और मेंस के सिलेबस को भी हम ऐसे ही अच्छे से विस्तार से समझने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।